आप सभी के पास कि क्लास इतने दिनों बाद क्यों हो रही है, राइट? आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री कि आप लोगों को ये शिकायत करनी चाहिए। बट एक्चुअली मैं एक भंडारे में हूँ, जिसे कहते हैं बीमारियों का भंडारा। आई एम सफरिंग फ्रॉम बीमारियों का भंडारा गाइस। तो इसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही डिले हो गई आपकी क्लासेस। आई एम वेरी सॉरी, बहुत तहे दिल से हम माफ़ी मांगते हैं, हम क्षमा याचना करते हैं। आप कृपा कर हमें माफ़ करें और क्लास में वापस से फोकस करें, राइट? सैटेलाइट के कनेक्शन भेज के आपको मंगाना पड़ेगा। आ जाइए क्लास में फटाफट से। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, आपने जनरली जितने भी ऐसे पेपर दिए हैं जिसमें न्यूमेरिकल का कुछ हिस्सा होता है, जनरली सब में होता है। आप जिसे रीजनिंग के नाम से जानते हो गाइस, मैथ्स में थोड़ा सा पोर्शन होता है जिसे रीजनिंग के नाम से जाना जाता है। आप सभी जनरली हर पेपर में होता है, एज वेल एज ईपीएस, एसएसबी, एसएससी या फिर आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, डिपेंड करता है कि उनका स्टैंडर्ड थोड़ा और हाई होता जाता है। स्टैंडर्ड इन द सेंस कि उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा और हाई होता जाता है। बाकी होता तो सभी एग्जाम्स में है रीजनिंग बेसिस पे। इवन सीसेट में भी, सीटेट, अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा, जिसका सीटेट क्वालिफाइड है, जिसने बीएड करा होगा सीटेट का, मतलब ये सीसेट इज डिफरेंट, सीटेट इज डिफरेंट। सीटेट फॉर बीएड एंड सीसेट इज फॉर यूपीएससी, राइट? तो आज हम पढ़ने वाले कोडिंग भी कोडिंग, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है गाइस? आपने अगर मैं जब ये बताऊंगी ना, थोड़ा सा इसको कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किस विषय में ये चीज है, ठीक है गाइस? सबको क्लियर हो जाएगा। सपोज पहले हम एबीसीडी लिख लेते हैं, देखिए, ठीक है? अब आप सोच रहे हैं मैम यहाँ एबीसीडी किसको नहीं आती? आई एग्री, सबको आती है। क्या यहाँ तक आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा? लेट मी चेक। दिख जाएगा। एम, बस मैं एम तक लिखना है यहाँ पे। आई थिंक दिख रहा है, राइट? A B C D E F G H I J K L M, A B C D E F G H I J K L M। आप ऐसे याद करो, जैसे याद करो, आपको ABCD सबको आती है, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं हम? देखिए, ध्यान से देखिए इस बात को और समझिए। N O P Q R S U V W X Y Z। गाइस, कई बार रीजनिंग में आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ लेटर्स दे दिए गए होंगे, पहले कुछ दे दिया गया होगा, उसके बाद आगे के लेटर्स पूछ लिए गए होंगे और उसमें कुछ कनेक्शन निकालना होता है। तो उस कनेक्शन को निकालने के लिए आपको कोडिंग और डिकोडिंग आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए, एक तो आपको पहले ए से लेके जेड तक के नंबर पता होना चाहिए कि 26 लेटर हैं, आप सभी को मालूम है, शायद ही कोई यहाँ पे ऐसा हो। मैं 0.1% चांस भी नहीं समझती हूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई होगा जिसे ABCD का पता ना हो कि ये ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं, राइट? 26 लेटर्स होते हैं, 26 वर्ण होते हैं। और जब अगर इनको एक नंबरिंग देना फटाफट से आप सीख जाइए। नंबरिंग की अगर मैं पूछूं 3 नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि सी पे आता है 3 नंबर, राइट? तो अगर नंबर हम लिख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, राइट गाइस? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा है अगर किसी को, मुझे प्लीज बताइए कि हाँ मैम ये वाला दुख है, ये दर्द है, ये तकलीफ है, ये पीड़ा नहीं है, ठीक है? तो आपको तो पहले ये जो लेटर्स हैं इनके नंबर्स के साथ ये याद होने चाहिए, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाने चाहिए कि व्हाट इज इट गाइस। ए से लेके जेड तक आपको इनके नंबर पता होने चाहिए, ठीक है? ये एकदम सीक्वेंस वाइज नंबर है। देखिए, इसमें आपको मैं चाहती तो मैं यहाँ से लिखवा सकती
देखिए NOPQRST, ठीक है। और वही नंबर देखिए n को ऑब्वियसली 13 नंबर आ रहा है। ये ऐसे लिखवाने का मतलब है कि आपको ऑपोजिट पता चल जाए कि किसके ए के ऑपोजिट z है, b के y है, c के x है, d के w है, e के d है, f के u है, g के p है, h के ऑपोजिट s है, i के ऑपोजिट r है, j के ऑपोजिट q है, आपका k के ऑपोजिट p है, आपके l के ऑपोजिट o है और m के ऑपोजिट n है। ये जो मैंने ABCD यहाँ से शुरू करके इसके उर्दू अगेन क्या हमने आपने उर्दू की तरह क्यों फॉलो किया, उर्दू की तरह फॉलो इसलिए क्या अगेन क्या उर्दू कैसे लिखी जाती है, मतलब उर्दू ऐसे लिखी जाती है गाइस, मतलब ऐसे ऐसे लिखते हुए सॉरी उर्दू ऐसे लिखी जाती है। ये पेज है मान लीजिए आपका, ऐसे करके एक पेज है तो उर्दू ऐसे लिखनी शुरू होती है, राइट। इधर की साइड ऐसे ऐसे लाइनें खिरकने किसने और भी थोड़ा ऊपर नीचे लाइन गद्दी वगैरह होती है, पर शुरू ऐसा होता है, ठीक है। हाँ तो मैंने ये n इधर से स्टार्ट किया कि आपको एग्जैक्ट नंबर भी पता चल जाए कि n का नंबर होता है 14 ओवर 15 और ये भी पता चल जाए कि किसके ऑब्जेक्ट में क्या होता है, तो आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है इस चीज को। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है बात समझ में? कोई है अभी तक जिसको समझ में नहीं आई तो मेरे हिसाब से आ गई होगी, राइट, आ गई है। अगर मैं कहूं कि आपको इसका कॉम्बिनेशन बनाना है कि ऑपोजिट कौन किसके है, तो आप कैसे याद करेंगे? देखिए a के ऑपोजिट z है आपका, a और z है ऑपोजिट, एम आई क्लियर? b और y है ऑपोजिट, ठीक है। c और x है ऑपोजिट, d और w है ऑपोजिट, E और B है ऑपोजिट। Is it visible? Let me check first. Yeah, is it? Okay. ठीक है guys। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कहाँ तक हो गया EB, F के ऑपोजिट में है आपका U। अगर G की बात करूँ तो है T, H की मैं बात करूँ तो है S, I की बात करूँ तो है R और J की बात करूँ तो है Q, ठीक है। अगर मैं बात करूं K की, अगर मैं बात करती हूँ K की तो K के ऑपोजिट में है P, L के ऑपोजिट में है O और M के ऑपोजिट में है N। क्या ये 26 हो गए या नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इनके लिए डबल अक्षर है ना, दो है ना, दो है तो 13 2 26 पूरे हो गए। अब इनके लिए अगर याद करने का मैं तरीका बता देती हूँ कि इनके ऑपोजिट लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे, पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना है। ये नहीं कि आप दिमाग यहाँ है खाली वाईफाई का कनेक्शन यहाँ है लेकिन मैसेज कोई और टाइप कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो A to Z की बात किया जाए तो देखिए A to Z में सबसे इजी आप दिमाग में यही रखो, कुछ मत रखो, A to Z, A का ऑपोजिट है A to Z, A का ऑपोजिट है, ठीक है। B Y, अगर इसकी बात करें तो क्या बॉय से आप याद नहीं रख पाएंगे कि बी वाई बॉय, बी का ऑब्जेक्ट वाई, ठीक है। सी कॉम्प्लेक्स कर दूं मैं इसको तो क्या आप याद नहीं रख पाएंगे? एक्स और सी, बी और वाई, ए और जेड, इज इट ओके? डी मैं अगर कह दूं दाढ़ी वाला, डी फॉर दाढ़ी, डब्ल्यू फॉर वाला, ऑब्जेक्ट याद करना है ना गाइस। अगर ई और बी कर दूं तो ईव, ईव पता है ना आपको, ठीक है। हमें ऑपोजिट याद करने के लिए ये चीजें करनी पड़ रही है। ए का ऑपोजिट जेड है तो ए टू जेड, बी वाई, बी का ऑपोजिट वाई है बॉय, तो आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स सी एक्स कॉम्प्लेक्स बहुत इजी, डी डब्ल्यू दाढ़ी वाला ईव आप पढ़ के रखिए। आपको ये शब्द अगर याद है, सपोज आपको कुछ याद नहीं है, मैं एक बात बोलती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपको कुछ भी याद नहीं है, जस्ट यू आर टोटली ब्लैंक गाइस। तो अगर आपने ये शब्द पढ़ लिया, दाढ़ी वाला पढ़ लिया आपने, तो क्या आपके दिमाग में ये चीज नहीं लगी कि डी फॉर दाढ़ी था, वाला था, तो डी का ऑब्जेक्ट डब्ल्यू हो गया? क्या गाइस लिटरली बताना, क्या आप ये दिमाग से क्विकली आप रिमाइंड नहीं कर पाएंगे इस चीज को? ऑफ कोर्स कर पाएंगे। चलिए मैं मान लेती हूँ कि एक बार पढ़ के हो सकता है सिर्फ 50% बच्चे कर पाए, पर क्या 2 बार पढ़ने के बाद सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको? क्या 3 बार अगर उन्होंने पढ़ लिया तो क्या 100 में से 100 बच्चे इस चीज को नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे। कोडिंग और डिकोडिंग ऐसा है जो आपके हर एग्जाम में आने वाला है, किसी एक स्पेसिफिक
चाहे जितना घुमा फिरा के पैटर्न आपको यही याद करना है। ऑपोजिट ये हमेशा यही रहेंगे एक दूसरे के, चाहे वो आपका सीसेट का पेपर यूपीएससी के लिए आईएएस बनने के लिए का हो, चाहे आपका सीजीएल का ही एग्जाम के हो, चाहे आपका पीओन का, एमपीएस का, सीएचएसएल का, सीटेट का, किसी का भी एग्जाम हो, अगर कोडिंग और डिकोडिंग आता है तो चीज आपको यही याद करनी है। ये मत सोचिए कि भाई ये तो बच्चों वाले लेवल है, नहीं, कोडिंग और डिकोडिंग में आपको ए के ऑब्जेक्ट जेड ही करना है, ए के ऑब्जेक्ट आप बी और सी नहीं कर पाएंगे। एम आई क्लियर? तो यही कोडिंग आपको ये याद करनी है, ठीक है? ओके, सो ए टू जेड बॉय, कॉम्प्लेक्स, दाढ़ी वाला, इफ, एफ यू, एफ यू, फू, एफ यू से हम फू भी कर सकते हैं वैसे तो देखा जाए, और हम चाहें तो फुल भी कर सकते हैं ना, फुल कर देते हैं, है ना, फूफा कर, जो आपको अगर आपको लगता है ये नहीं अच्छा है तो आप कुछ और भी कर सकते हैं जो आप करना चाहें। और जीबी तो इट्स वेरी इजी, जीबी रोड है ना, ग्रैंड ट्रैंक रोड है ही आपके पास। और एच और एस, एच और एस का क्या करना चाहिए, हिमांशु सिंह कर दो, हिमांशु सिंह कर दो, हनी सिंह कर लो, हिमांशु सिंह कर लो, हनी सिंह कर लो, या फिर आप IR, इंडियन रेवेन्यू कर लो, इंडियन रेवेन्यू, कोई दिक्कत है इसमें? जे के, ये तो सबसे अच्छा है, जोकर और क्वीन, ठीक है? अभी मैं इसका बता देती हूँ आपको, टेंशन मत लो, मैंने एच और एस का देख लिया कुछ, हनी सिंह तो इजी है, हिमांशु सिंह भी है, और इससे भी अच्छा कुछ मिलेगा तो बोलेंगे। के और पी गाइस, के और पी का क्या होना चाहिए, क्या बना सकते हैं हम, के का ऑब्जेक्ट पी ही है ना, तो के और पी में हम क्या बना सकते हैं, सोचो सोचो सोचो, एल और ओ का क्या बना सकते हैं, एलओसी बना सकते हैं हम, हैं? एम और एन का क्या बना सकते हैं, एम और एन का मैन बना लो, कुछ बना दो ही, हैं? एल ओ का लव, लव नहीं बनाऊंगी मैं, लोनली बना दूंगी, आई हेट लव, ठीक है? लोनली, एल का उल्टा ओ होगा, एम ए एन, मैन कर दो या मनी कर दो, आपको जो कन्वीनियंट लगे, मनी भी कर सकते हो, चाहो तो मैन कर दो, चाहे तो मनी कर दो, बट आपको एन और एम को ऑपोजिट में लाना है। के और पी के लिए अगर मैं चाहूँ तो क्या आ सकता है, काइट, काइट मींस पतंग, देखो भाई सिंपल है, काइट इंग्लिश में कह दो फिर उसी को पतंग कहता हूँ, काइट पतंग, है कि नहीं? इजी है गाइस या नहीं? अगर नहीं समझ आया, अगर आपको लगे इजी नहीं है तो मुझे बता देना, ठीक है? मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है, बट क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपके हिसाब से ज़्यादा इजी होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो मुझे बता दीजिएगा, और अपने हिसाब से कुछ चाहें तो अपने हिसाब से कुछ शब्दों का चयन कर सकते हैं, अगर आपको कुछ ज़्यादा शब्द अच्छे लगते हैं तो। सो द लास्ट इज एच और एस, हरे श्याम कर दूं, हे शुक्ला, हे शुक्ला, हे शुक्ला, हे शुक्ला, एच और एस, हे शुक्ला, आई लव दिस, आई लव दिस। ओके गाइस, सो इज इट क्लियर? अभी मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन दूंगी फटाफट से, और वो आपको जादू की झप्पी बिना लिए करना है, बिना सैटेलाइट का इंतजाम किए करना है, बिना किसी भी जिम की मदद के लिए करना है, आपको फटाफट खुद से करना है। You will have to that question by yourself only, without any help, right guys? So are you ready? How is the जोश? अरे बोल तो भाई, हाय मैम, your जोश is not high? Okay, that's not the point. आपको समझ आना चाहिए। Okay, fine. So इतना क्लियर है, ये लिख लीजिए, जैसे भी करिए, समझ लीजिए, 2-4 बार पढ़िए, I'm damn sure कि आपको एकदम रट जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपको इनसे अच्छे कुछ शब्द मिलते हैं तो आप उनकी तरफ से आप जा सकते हैं, उन शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? सो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन
जाइए कि आपके पास है, तब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और एक बार आप ये देख के करिए कि ये मेरे पास है। ठीक है, मैं समझना चाहूंगी कि आप क्वेश्चन कैसे कर पा रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज it visible? Yeah. Okay. The question is why. ठीक है? I'm giving you the question why and y w. ठीक है? y w. Then t. ठीक है? Then P. What will be the next word? ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। चलिए फटाफट से आंसर करिए, क्या समझ आ रहा है आपको? मेरे हिसाब से आपको कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगा। इतने भोले और मासूम बच्चे आप नहीं हैं कि आपको इतना पढ़ाया हुआ समझना है। तेज तर्रार बच्चे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो आई नो यू। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए फटाफट बताइए आंसर। चलिए देखिए, हमने लिखा y, y के बाद हमने लिख दिया w। अब हमारे दिमाग में एक बात आई कि y है 25 पे था और w जो है 23 में था। इन दोनों के बीच में एक का गैप है, वो 25 पे है और वो 23 पे है, तो एक का गैप हुआ ना। फिर क्या है, w के बाद t पे है और w क्या है 23 पे है और जो p है वो कितने पे है 20 पे है, तो 20 और 23 के बीच में 2 का गैप हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। t है, t के बाद में p है और t है 20 पे और p आपको पता है कि 16 पे है और इन दोनों के बीच में आपको गैप पता चल रहा है ना कितना है, 3 का। 17 18 19 3 का ही गैप है ना गाइस। तो अब p है तो आप समझ पा रहे हो कि पहले 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है, तो गाइस अब कितने का गैप होना चाहिए? सीक्वेंस वाइज जो चीज यहाँ फॉलो की गई है, यहाँ की गई है, यहाँ की गई है, वही आंसर लाने के लिए भी फॉलो कर दी जाएगी। अगर सीक्वेंस वाइज 1 2 3 बढ़ता था तो अगला भी 1 ही बढ़ेगा। अगर बीच के नंबर 2 2 से बढ़े होते, यानी कि पहले 2 था, 1 था, फिर 3 था, फिर 5 था, तो अब हम 7 ढूंढते, क्योंकि जो टर्म्स जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो हुई होती है गाइस, वही हमेशा यहाँ पे फॉलो होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ कुछ भी फॉलो कर दिया और यहाँ आंसर लाने के लिए कुछ भी फॉलो कर रहे हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग मेथड। ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू गाइस? ओके, सो अगर p है, ठीक है, हमें क्या चाहिए? 4 गैप चाहिए। p के बाद 4 गैप कैसे आएंगे? अगर मैं 1 2 3 और 4 की बात करूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए गाइस? क्या यहाँ पे k नहीं आना चाहिए? p और k के बीच में कितने का गैप है गाइस? 4 का नहीं है क्या? o n m l इज इट 4? इज इट 4? ओके, 4 नंबर का गैप। सो इज इट आंसर करेक्ट? k इज करेक्ट। यही ये देखिए हमारे पास ये देख के अगर आप नहीं करते और अगर आपको याद नहीं होता तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है दैट व्हाट शुड यू डू, बट इफ यू नो द डिजिट्स आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या फॉलो किया भाई। आपको समझ आ गया पूर्ण से ये। अच्छा, यही रूल ऑपोजिट के लिए भी होगा। हो सकता है b के बाद w दे दे, f के बाद u दे दे, h के बाद s दे दे और k के बाद कुछ ले। Are you getting my point? तो बस इतनी सी बात है कि आपको a से लेके z तक के नंबर पता होने चाहिए कि क्या किस पे आ रहा है डिजिट। 1 से 26 तक की डिजिट है, 50 तक डिजिट नहीं है। अगर लेटर्स 26 है तो 26 तक की डिजिट्स होंगी आपकी। उनको ऑपोजिट भी कर दिया है इसी एक इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको पहले सीधा सीधा याद करना है, बाद में इसी चीज में आपको बहुत क्लियरली पता चल गया होगा। सो इज इट क्लियर गाइस? ओके, चलिए फिर तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस बनाइए इसके रिगार्डिंग आप, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट? नाउअडेज लाइन मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना इंसान